मेरी शादी होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जिससे मेरी शादी हो रही थी वह मेरी बचपन की मोहब्बत थी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हमें भगवान ने दूसरा मौका दिया था। दूसरा मौका सभी को नहीं मिलता है, इसीलिए हम बहुत खुश थे। पर अचानक से मेरे तबीयत खराब होने लगी। अपने माँ को बताया तो उसने कहा कि तू दुल्हन है, इसलिए तो डर रही है, परेशान हो रही है, ऐसा तो सबके साथ होता है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। मेरे माँ ने मौसी को कह दिया कि इसको नींबू पानी पिला दो, ऐसी परेशान हो रही है। लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट में कुछ हो रहा है और मैं जल्द ही दुनिया से जाने वाली हूँ। फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मैंने अपने होने वाले पति से कहा कि तुम भी साथ चलो। लेकिन जब डॉक्टर के कमरे में गए तो उसने मेरे कुछ टेस्ट किए। उसके बाद उसने कहा कि आपके कुछ और टेस्ट भी करने पड़ेंगे। बात बहुत लंबी हो रही थी। मेरे होने वाले पति ने कहना लगा, आज तो हमारी शादी है, शुभ मुहूर्त निकल चुका है। तो डॉक्टर ने कहा, आप शुभ मुहूर्त को छोड़े, मुझे तो इनके साथ कोई और ही मामला लग रहा है। पहले मुझे अच्छी तरह से जांचबीन करने दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। शुभ मुहूर्त तो निकल चुका था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने मेरी माँ और मेरे होने वाले पति को भी कमरे से निकाल दिया और जो कुछ मेरे साथ हुआ वह सिर्फ मुझे बताने की बात की। मैं बहुत डर गई। उसके बाद उसने ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई और ये सोचने लगी कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया। और जब तक मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, मैं कहाँ थी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे शरीर के अंदर से मेरा सब कुछ। मेरे बाबू एक बहुत ही संकी आदमी थे। उसे औरतों पर हुक्म जमाने का बहुत शौक था। उसने पहले मेरी माँ का जीना हराम किया और उसके बाद मेरी जिंदगी को भी ऐसा बना दिया कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि जब तक ये जिंदा है, हमारी जिंदगी ठीक नहीं होगी। और फिर वही हुआ कि मेरे बाबू ने अपनी मर्जी से मेरी शादी करवाई। जिस आदमी से मेरी शादी करवाई वह उनके दोस्त का बेटा नहीं, बल्कि उनका दोस्त था। और उनकी उम्र मेरी बाप जितनी थी। बहुत अजीब तरह का इंसान था, शक्ल से भी अजीब और हरकतों से भी। और यहाँ तक कि पहले उसकी एक पत्नी भी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मेरी माँ इस बात पर बोलना चाहती थी, लेकिन अभी तक मेरी माँ की घर में कौन सी बात चलती थी जो अब यह बात चल जाती। उन्होंने कहा कि इस आदमी की तो पहले शादी हो चुकी है। तो मेरे बापू ने कहा कि वह कौन सी जिंदा है, मर गई है, और इतना अमीर आदमी है, हमारी बेटी इसके घर में बहुत खुश रहेगी। बस मेरे बाबा ने मेरी शादी तय कर दी। मेरी माँ ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तू प्रार्थना करके तेरी जिंदगी अच्छी हो, या फिर तेरा बापू जल्द ही इस दुनिया से चला जाए, तो मैं इस आदमी से तुझे तलाक करवा दूंगी। मैंने अपनी माँ को कहा कि क्यों मेरे बापू को दुनिया से भेजती हो, मेरे पति से मरने की दुआ करो। फिर भी पता नहीं मेरे बाप को कब इस दुनिया से जाना था। मेरी जिंदगी तो हराम हो रही थी, ये तो मेरे बापू से भी ज्यादा हुक्म चला रहा था। इस घर में बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रखी थीं और ये मुझे रोज अजीब तरह की गोलियां भी खिलाया करता था। जब मैं पूछती थी तो कहता था कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मेरी बात मानो, तुम मेरी पत्नी हो। मेरी बात मानना तुम्हारा धर्म है, ज़्यादा सवाल मत करो। लेकिन आजकल कौन से ज़माने रह गए थे ऐसे सर झुका के बात करने के। और जब मैं बीमार ही नहीं होती थी तो ये मुझे किस चीज़ की गोली खिलाता था। फिर एक दिन इस घर में एक औरत आई जो इसकी रिश्तेदार थी और डॉक्टर भी थी। मैंने बातें बातें में उससे पूछ लिया कि मेरा पति मुझे गोली खिलाता है, वह गोली किस चीज़ की है। उसने कहा कि अरे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है अपने रिश्तेदार को, मुझे पता है यह ऐसा ही है, लेकिन वह गोली तो तुम दोनों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है, उसकी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने यह बात बड़े नॉर्मल तरीके से कही थी, लेकिन यह बात भी तो कोई अच्छी बात नहीं थी। पर चलो, मैं इस बात पर थोड़ी सी रिलैक्स हो गई कि किसी और चीज़ की गोली तो नहीं है। वैसे इस आदमी के दिमाग में बहुत फालतू बातें भरी हुई थीं, पता नहीं क्या सोचता रहता था। इस घर में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझ पर बहुत पाबंदियां लगाई गई थीं और मुझे इतनी मुश्किल ज़िंदगी में डाला हुआ था कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाती थी। सभी लोग समझते थे कि शायद मैं बहुत खुश हूँ और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक और बात बहुत अजीब थी कि मेरा यह पति, जिसका नाम आशीष था, कभी कभी फ़ोन पर किसी से बात करता था और जब भी उससे बात करता मुझे कमरे से बाहर निकाल देता, और अगर मैं पास आकर बैठ जाती तो खुद उठकर बाहर चला जाता।
मुझे नहीं पता था कि ये किससे बात करता है। पहले मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई लड़की है, लेकिन लड़की नहीं थी, शायद कोई आदमी था। लेकिन अगर आदमी था तो फिर इस तरह से चुप चुप के बात करने की क्या ज़रूरत थी। उसकी बातें बहुत अजीब होती थीं। मैं कहता था कि मैं जिसका चाहूँ अपने सामने सर झुका सकता हूँ, किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो वह मेरे सामने बोले। मैं बड़ा पक्का खिलाड़ी हूँ। मेरी माँ मुझे समझाती थी और कहती थी कि यह आदमी तुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, तो फिक्र मत कर, ये इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन जब से मेरी उससे शादी हुई थी, वह ठीक ही था। बीमार होने के बजाय जवान हो रहा था। खुद कह रहा था कि जवान लड़की से शादी की है तो जवान हो रहा हूँ। उसको तो कोई ऐसी बड़ी बीमारी भी नहीं थी। मैं किसी को फ़ोन करके बता रहा था कि मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मुझे तो ऐसा लगता है मैं फिर से जवान हो गया हूँ। जब वह इस तरह की बातें करता था तो मुझे उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता था। मेरी ज़िंदगी अजीब हो गई थी। एक तरफ मैं अपने पति को मरने की प्रार्थना करती थी और दूसरी तरफ अपने बाबूजी के मरने की। वैसे भी वो कब तक जीते, यह तो कोई ज़िंदगी नहीं थी, ऐसे कौन जीता है। मैं जब तंग आ जाती थी तो अपने घर आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर भी बाबूजी की बातें ख़त्म नहीं होती थीं। एक दिन बाबूजी किसी यात्रा पर चले गए तो मैंने सुख का सांस लिया और अपने पति से कह दिया कि माँ की तबीयत ख़राब है, इसलिए घर नहीं आ सकती। मेरी माँ ने कहा कि मुझे क्यों बीमार बना रही है, भगवान सज़ा देगा, मैं सच में बीमार हो जाऊंगी। मैंने कहा कि हो जाओ सारे बीमार, मेरी ज़िंदगी भी तो ऐसी गुजर रही है। मुझे तो अब हर बात पर गुस्सा आता था। लेकिन फिर एक दिन राहुल आया, जो मेरे कॉलेज का दोस्त था। उसने मुझे रास्ते में देख लिया। वह बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे तो लगा कि तुमने शादी कर ली होगी, और मैंने कहा कि हाँ, शादी तो कर ली है। उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि लेकिन मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजने वाला था, तुम शादी करके बैठी हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम्हें वह दिन याद नहीं है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा कि मुझे सब याद है, लेकिन तुम ही गायब हो गए थे, और अगर तुम होते भी तो मेरी शादी इसी आदमी से होनी थी। मैंने उसको सब कुछ बता दिया और यह भी बता दिया कि मैं बहुत तंग हूँ। अब वह भी मेरे साथ मिल गया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि इतनी उत्सुकता भी अच्छी नहीं होती है, जो हो रहा है आराम से होने दे, नहीं तो तुझ पर भी कोई आपत्ति आ सकती है। मैंने कहा कि अब इससे बड़ी आपत्ति क्या होगी, शक्ल देखी आपने मेरे पति की, ऐसा लगता है कि मेरा बाप नहीं मेरा दादा है। अब मेरी माँ हंसने लगी और मैंने कहा कि आप हंस रही हो तो? उसने कहा कि तुम फिर नहीं कर। मैंने तुझे कहा ना, वह तुझसे पहले ही इस दुनिया से जाएगा। मैंने कहा कि यह तो बच्चों वाली बातें हैं, कभी कभी जवान लोग पहले मर जाते हैं और बूढ़े लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन मेरे पति को अचानक क्या हुआ है, ये मुझे समझ नहीं आया। उसने मुझे कहा कि हम लोग हिमाचल चलते हैं, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर 1-2 महीने गुजारेंगे। मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मैं इनकार कैसे करती। मेरी माँ ने कहा कि जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि हिमाचल जाना तो मेरा सपना था, लेकिन इस बूढ़े के साथ जाने का मेरा कोई शौक़ नहीं था, और वह मुझे अपने साथ लेकर क्यों गया, इस बात पर मैं अभी तक हैरान हूँ कि 2 महीने कैसे गुजर गए, पता ही नहीं चला। मुझे कोई भी पूछता कि वहाँ जाकर क्या किया, कैसे वक्त गुजारा, तो मुझे कुछ पता ही नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मैंने सारा वक्त सोकर गुजार दिया था। मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं सुबह 12 बजे उठती थी और 8 बजे फिर सो जाती थी, और बीच में सिर्फ खाना खाती थी और या फिर अपने पति के साथ थोड़ा समय बिता लेती थी। पता नहीं ये कैसा टूर था। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। मैं वापस आ गई। पीछे राहुल मेरे लिए बेचैन हो रहा था, क्योंकि वह मुझसे बात करना चाहता था। मैंने भी उसको अपना नंबर दे दिया और कहा कि हाँ, रोज़ बात किया करूँगी, बिल्कुल पहले की तरह। और इस तरह बात करने से हमारा प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और हम लोगों ने तय कर लिया कि बाकी की सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। मुझे राहुल ने यह भी कहा कि तुम्हारा पति बहुत अमीर है, उसको किसी तरह इस दुनिया से भेजते हैं तो फिर सारी दौलत भी हमारी हो जाएगी और हमें कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि हाँ, इतना तो करना ही होगा। मैं बुरी इंसान नहीं थी। मेरे भी कुछ सपने थे जिनको मेरे बाबूजी ने कभी पूरा नहीं होने दिया, तो सोचा कि शादी के बाद अपने पति के साथ उन सपनों को पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए पति भी अपने जैसा ही तलाश किया। तो यह उनकी गलती थी, मेरी नहीं। लेकिन मेरे बाबूजी ने मेरे साथ बुरा किया, इसलिए मैं भी ऐसा ही करूँगी। मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं है।
मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं राहुल के साथ ही प्लान बना लिया था और अपनी माँ को इस प्लान से कब से निकाल दिया था, क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगर उसके अंदर इतना दम होता तो वह यह सब कुछ होने ही नहीं देती, लेकिन उसने तो मुझे बाबूजी के निर्णय तक से भी नहीं बचाया। तो अब वह क्या चाहती थी? वह मौका पड़ने पर मेरा साथ नहीं ले सकती थी, क्योंकि वह बाबूजी से बहुत ज़्यादा डरती थी। मैं अपने घर में थी जब मेरे बाबूजी ने मुझे कमरे में बुलाया और कहा कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा कि तुम आशीष के साथ ठीक व्यवहार नहीं रखती हो। मुझे पता चला है कि तुम घर पर नहीं बैठती हो, लेकिन यहाँ बैठी रहती हो। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी माँ अपना घर बनाकर बैठी है और उसने सारी जिंदगी मेरी बात मानी है। अगर अब वह तुम्हें यह कहती है कि अपने पति की बात नहीं मानोगे, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, इसलिए उसकी बातें नहीं सुना करो। वह एक बेवकूफ़ औरत है, वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारी शादी एक अमीर आदमी से करवाई है और तुम्हें इस बात के लिए मेरा धन्यवाद ज़रूर करोगी। पैसे से ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तुम्हें पता चलेगा कि एक वक्त आता है जब इंसान को यह बात पता चल जाती है कि पैसा ही सब कुछ है। इसलिए जो फैसला मैंने तुम्हारे लिए किया वह बिल्कुल सही था। अब तुम इस तरह की हरकत नहीं करो। बाबूजी ने तो मुझे बहुत सारी बातें बता दी। मैं तो उनकी एक बात सुनने से भी डरती थी। मेरी शिकायत आशीष ने लगाई थी। मैं आजकल अपने घर ज़्यादा आती थी। मैं अपने घर इसलिए आती थी क्योंकि यहाँ पर मैं राहुल से भी मिल सकती थी और बात भी कर सकती थी, और अपने घर में मुझे डर लग रहा था। जहाँ पर आप कोई गलत काम करते हैं तो फिर आपको इस तरह की बातों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने बाबूजी की बातें चुपचाप सुन ली हैं और कह दिया कि ठीक है, आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं घर आ गई। आशीष के साथ अब मुँह से एक पल भी नहीं गुजारा जा रहा था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। राहुल से कहा कि कुछ करो, कोई प्लान बनाओ, उसको मेरी ज़िंदगी से निकालो। उसने कहा कि बूढ़ा आदमी है, इसको कुछ भी हो जाए तो लोग यही कहेंगे कि बूढ़ा आदमी है, बीमारी की वजह से इस दुनिया से चला गया होगा। तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें जहर लेकर दे दूंगा। तुम इसको खिला देना और यह दुनिया से चला जाएगा। जहर ऐसा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको जहर दिया गया है। आजकल मार्केट में बड़ी बड़ी चीज़ें आ गई हैं, देख लेना, एक पल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे घर के सामने जो होटल है वहाँ पर कमरा ले लेता हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊँगा। हम लोग मिलकर प्लान बना लिया और अपनी माँ को भी इस बारे में नहीं बताया। मेरी माँ कहती थी कि खुद ही एक दिन मर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वह 10 साल तक नहीं मरता तो क्या मैं 10 साल तक इंतज़ार करती रहती? 10 साल ही तो मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत साल थे, क्योंकि इसके बाद तो मुझे वैसे ही बूढ़ी हो जाना था। फिर मेरे अंदर क्या रह जाता? मैं यह समय राहुल के साथ गुजारना चाहती थी। राहुल को बच्चों का बहुत शौक था। वह जब भी बात करता बहुत आगे पहुंच जाता था। कहता था हमारे 2 बच्चे होंगे, एक बेटा होगा, एक बेटी होगी, हम अपना घर बनाएंगे। मुझे भी बच्चे बहुत पसंद थे और उससे बातें करके मुझे और भी ज़्यादा शौक होने लगा था। वैसे यह पति भी बड़े बेवकूफ़ होते हैं। क्या इनके दिमाग में कभी यह बात नहीं आती कि अगर अपनी पत्नी को इतना तंग करें और पत्नी उनके खाने में किसी दिन जहर मिला दे तो यह तो एक पल में ही ख़त्म हो जाएंगे। फिर भी अपनी पत्नियों के साथ पंगा लेते हैं। मेरे लिए भी यह सब करना बहुत आसान था, लेकिन मैं डर रही थी। राहुल ने मुझे अपनी बातों में पूरी तरह से लगा लिया था, या यूं कहें कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वह जवान था, खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था। मैं उसे बहुत पहले से जानती थी। जब हम लोग एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं हमेशा यही चाहती थी कि किसी तरह मेरी उससे दोस्ती हो जाए, पर उसने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की। एक दिन उसने कहा था कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, और मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी कि उसकी बात का मकसद क्या था। और यह था कि वह मुझे पसंद करता था और पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई अच्छी सी नौकरी करना चाहता था और उसके बाद मेरे घर रिश्ता भेजता। लेकिन इतनी देर में मेरे दुष्ट बाबूजी ने मेरी शादी करवा दी। वैसे देखा जाए तो मेरे साथ कितना बुरा हुआ था। अगर मेरी शादी आशीष से नहीं होती तो आज मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर वही बात कि अब मेरे पास इतना समय नहीं था। पहले ही मैंने आशीष के साथ जो समय बिताया था, मैं उसके लिए भी बहुत पछता रही थी। काश के वह समय भी किसी तरह वापस आ जाता। राहुल ने मुझे बहुत ही जहरीला जहर लेकर दे दिया और कहा कि बस ये खाने में मिला देना, ये खुद ही इस दुनिया से चला जाएगा, और बस उसके बाद तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी कि मेरा पति मर गया और फिर सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा।
इस काम में थोड़ा समय लगेगा और बहुत सारे एक्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार यह काम हो गया तो सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा और फिर हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकेंगे। मैं सबके सामने आकर कह दूंगी कि मैं इस विधवा से शादी करना चाहती हूँ और फिर तुम मेरी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वह जो कह रहा था, मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डर रही थी। 1 हफ्ते तक वह ज़हर अपने पास लेकर घूमती रही और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। राहुल रोज़ मुझसे पूछता कि आज मिलाया खाने में, और मैं कहती थी नहीं, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है। ऐसा भी हो सकता था कि मैं आशीष को कहती कि वह मुझे छोड़ दे, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। पर वह मेरे बाबूजी की तरह ही आदमी था, वह मुझे कभी भी अपनी मर्जी से इस रिश्ते से आज़ाद नहीं करता। इसलिए शायद उसका अंजाम मेरे हाथ में लिखा था, लेकिन मैं ही डर रही थी। फिर एक दिन उसने मुझ पर बहुत जुल्म किया, मुझ पर हाथ उठाया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुस्से में उसके खाने में जहर मिला दिया। सुबह तक वह इस दुनिया में नहीं था और उसकी शक्ल देखकर अंदाज लगाना मुश्किल था कि इसके साथ क्या हुआ है। सही कहा था राहुल ने कि यह जहर बहुत अलग तरह का था, पता ही नहीं चल रहा था कि जहर दिया गया है। जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। मैंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे ज़्यादा देर तक घर में न रखा जाए। मेरे बाबा जी भी बहुत परेशान थे। मैं बहुत लोगों से मिल रही थी, लोग कह रहे थे कि भगवान पर भरोसा रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और राहुल बहुत खुश थे। इसी तरह हम 2 महीने गुजारे और फिर उसके बाद राहुल ने मेरे घर रिश्ता भेजा। मेरे बाबा जी को तो हाँ कह देना चाहिए था। हम ये रिश्ता वाला नाटक भी नहीं करते, लेकिन बाबा के सामने ये सब करना था, क्योंकि वह भी बातें कर रहे थे कि पता नहीं कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, लड़का कैसा है। अब मेरी माँ भी बोली और उसने कहा कि वह लड़के को छोड़ो, तुम्हारी बेटी विधवा है और तुम्हें पता है ना इस समाज में विधवा के साथ क्या होता है। उससे कोई भी शादी नहीं करता, उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, और यह लड़का तो बिल्कुल कुंवारा है, इसकी तो पहले शादी भी नहीं हुई। अगर फिर भी यह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है तो तुम्हें देखना सोचना ही नहीं चाहिए। मेरे बाबूजी ने हाँ कह दी और हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई। अब हमसे ज़्यादा इस पूरी दुनिया में और कोई भी खुश नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मैंने अपनी किस्मत का पासा पलट दिया। अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत नहीं करती तो अब तक यह सबसे निकली नहीं होती और यह सोच रही होती कि वह कब मरेगा। लेकिन वह ना मरता और मेरी ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद होती रहती। और अब मेरी राहुल से शादी होने वाली थी, हमें हमारा प्यार मिलने वाला था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती थी। हम लोग इतना खुश थे कि बता भी नहीं सकते थे, पर नहीं पता था कि अभी तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उस तूफान की बिना पर जब मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम ठीक हो, तो मैंने कहा कि जी ठीक हूँ। उन्होंने कहा कि आशीष ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। मैं उनको क्या बताती कि क्या कुछ किया है। मैंने बस इतना कह दिया कि ठीक हूँ। मेरे बाबूजी आशीष को बहुत अच्छी तरह जानते थे। पता नहीं उन्होंने मुझसे यह सवाल अब क्यों पूछा, जब वह दुनिया से चला गया। जब वह जिंदा था तब मुझसे क्यों नहीं पूछा कि वह मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करता, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा करता था। मेरी जगह अगर कोई कमज़ोर लड़की होती तो शायद आत्महत्या कर लेती, लेकिन यह मैं थी और मेरे पीछे राहुल था, जिसकी वजह से मैंने एक ऐसा कदम उठाया कि अब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाली थीं। हमारी शादी भी सारी रीति रिवाजों के मुताबिक शुभ मुहूर्त निकाल के रखी गई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अब कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से हमारी आने वाली ज़िंदगी पर असर पड़े। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, पर मेरी माँ ने कहा था कि अपने बाबूजी के सामने ज़्यादा खुश न रहना, यही कहना कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर भी कर रही हूँ। मुझे तो अभी भी आशीष की याद आती है। यह ना हो कि वह आखिरी वक्त में कोई काम कर दे, लेकिन अब मेरे बाबा ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। मुझे पता था कि वह भी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में फिर से कोई आ जाए, क्योंकि उनको भी पता था कि विधवा से किसी ने भी शादी नहीं करनी थी। लेकिन शादी की तैयारियों का असर था या फिर क्या बात थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे अंदर पहले जैसी जान नहीं है। मैंने ये बात राहुल को भी बताई थी। उसने कहा कि एक दफ़ा तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम घर में काम वाली बाई रख लेंगे और बस तुम मेरे लिए सजना और मेरी ज़िंदगी को सुंदर बनाना, यही तुम्हारा काम होगा। मैं उसके बारे में सुनती थी तो खुश हो जाती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे अंदर से बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। शादी वाला दिन आ गया तो सुबह ही मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरी माँ ने कहा, ऐसा है तो तुम कोई दर्द की गोली खा लो।
मैंने ऐसा ही किया, लेकिन शाम तक जब मैं बिल्कुल तैयार हो गई, मैं बहुत सुंदर लग रही थी, तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि तुम डर रही है। मैंने कहा कि माँ, कैसा डर? मेरी कौन सी पहली शादी है जो मैं डर नहीं रही हूँ? लेकिन मुझे अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तो मेरा दिल फट जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि ये डर है और कुछ नहीं है, आराम से बैठ जा, कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों डरती। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। कभी कोई रिश्तेदार आके मेरे ऊपर कोई फूल फेंक कर जाता, कभी किसी ने मुझे प्रसाद खिलाया और किसी ने कहा कि कुछ नहीं होता, शायद इसको नज़र लग गई है, तो कान के पीछे काला टिका लगा दिया। तो किसी ने मुझे कहा कि माता रानी के आगे सर टेक लो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने सब कुछ किया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। राहुल भी कमरे में आ गया। उसने भी मुझे शादी से पहले देख लिया, जबकि शादी से पहले देखना बुरा शगुन होता है, लेकिन अस्पताल तो मुझे उसी ने लेकर गया था। मेरी माँ और राहुल, हम लोग अस्पताल चले गए। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे होश भी नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया तो उसको भी समझ नहीं आ रही थी। उसने 2-4 टेस्ट करवाए, फिर वह थोड़ी परेशान हो गई। फिर एक और टेस्ट करवाने लगी। हमारा काफ़ी टाइम बर्बाद हो गया। मेरे होने वाले पति ने कहा कि हमारा तो शुभ मुहूर्त था, वह तो निकल गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको शुभ मुहूर्त की पड़ी है, अगर लड़की ठीक होगी तो शादी हो जाएगी। मेहमानों से कहेंगे थोड़ा इंतज़ार कर लें। उसके बाद उसने मेरे और भी वहाँ से टेस्ट करवाए। मैं बहुत थक गई थी। मेरा मेकअप भी ख़राब हो रहा था। आज मेरी शादी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं यह मरीज़ बनकर बैठी थी, जबकि अब तक हमारे फेरे भी हो जाने थे। फिर सोचा कि अब तबीयत ख़राब है तो क्या किया जाए। अपने आप को पूरी तरह से संभालने की कोशिश करी थी, लेकिन संभाल नहीं पा रही थी। फिर जब डॉक्टर के हाथ में फ़ाइनल रिपोर्ट आई तो उसने कहा कि मुझसे अकेले में बात करनी है। मेरे होने वाले पति राहुल मेरी माँ को कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि हमें भी जानना है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये बात बताई जाए या नहीं, इसका फ़ैसला लड़की खुद करेगी। मुझे फ़िलहाल सिर्फ लड़की से ही बात करनी है। मैं भी डर गई। कौन सी बात है कि मुझे कोई फ़ैसला करना पड़ सकता है। मेरे बाबा कहते थे कि यह जो डॉक्टर होते हैं, ये कभी भी अच्छी खबर नहीं सुनाते। इनके पास जाओ तो यह इसी तरह की कोई बात करते हैं। मुझे भी आज लग रहा था कि मुझे कोई अच्छी खबर मिलने वाली नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, देखो, मेरी बात गौर से सुनो। क्या तुम इससे पहले कुछ दवाई खाती रही हो? कोई ऐसी दवाई जिसके बारे में तुम्हें पता न हो? पहले तो मैंने कह दिया कि नहीं। फिर मुझे याद आया कि हाँ, मेरा पुराना पति मुझे गोली खिलाया करता था। उस गोली का कोई पन्ना तो मेरे पास नहीं था। लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि बताओ गोली कैसी थी, और मैंने उनको बताया, तो मैंने मुझे तस्वीर दिखाई है और पूछा, क्या कहीं यह गोली तो नहीं थी? मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल यही गोली थी। तो डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि तुम पागल हो जो यह गोली खाती थी। तुम्हें पता किस चीज़ की गोली है? मैंने कहा कि हाँ, एक डॉक्टर ने कहा था कि यह तो पति पत्नी के लिए अच्छी गोली है। मेरी डॉक्टर ने कहा कि वह डॉक्टर कौन थी? मैंने कहा मेरे पति की रिश्तेदार थी। तो उसने कहा कि फिर उसने झूठ ही बोला था, क्योंकि वह उस वक्त डॉक्टर बनकर नहीं, तुम्हारे पति की रिश्तेदार बन के ही बात कर रही थी। क्योंकि यह गोली खाने से एक औरत का सारा निज़ाम खराब हो जाता है, और तुम अभी औरत नहीं रही हो। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं कि मैं औरत नहीं रही? क्यों? क्या हुआ है मेरे साथ? तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा जो शरीर औरत का था, वह बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब न तुम बच्चे पैदा कर सकती हो, न ही तुम्हारे साथ कोई पुरुष शादी कर सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे शरीर में और भी बदलाव आएंगे, और तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी उगने लगेगी, तुम्हारी आवाज़ भारी होने लगेगी, तुम्हारे वह सारे हिस्से जो तुम्हें औरत बनाते हैं, सब खत्म हो जाएगा। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप क्या कह रही हैं कि ऐसी भी कोई दवाई होती है? तो उसने कहा कि हाँ, तुम्हें ऐसी ही दवाई दी गई है। तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मर्दों के हार्मोन खिलाए गए हैं। मैंने कहा कि लेकिन मेरा पति मेरे साथ ऐसा क्यों करता? मैंने तो के साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था। डॉक्टर ने कहा कि जो बाहर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए बैठा है, अगर इसको ये सब पता चल गया तो ये तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वैसे ये सब बताना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम बताओ या नहीं बताओ। मैंने कहा कि आप इनको कह दें कि अभी मुझे आराम की ज़रूरत है, मैं ऐसे कोई फ़ैसला नहीं कर सकती।
मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने डॉक्टर से बार बार पूछा था। उसने कहा था कि यही है जो मैंने तुम्हें बताया है, यही सारी बात है। तुम चाहो तो किसी और डॉक्टर के पास चली जाओ, लेकिन वो भी यही सारी बात तुम्हें कहेगा है। डॉक्टर ने मेरे होने वाले पति और माँ को कह दिया कि अभी शादी नहीं हो सकती, आप इसको आराम करवाएं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। और मैं अपने घर चली गई। राहुल मेरे पास बैठा था, पर मैंने उसे कहा कि तुम भी अपने घर चले जाओ, मेहमानों को संभालो, अपनी माँ को संभालो, अभी मुझसे बात नहीं करो। वह भी बड़ा परेशान हो गया, लेकिन मैं उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। मेरी माँ जब मेरे पास बैठी तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया। वह भी हैरान रह गई, और आज उन्होंने सीधा जाकर यह बात मेरे बाबा को भी बता दी। मेरे बाप ने कहा कि मुझे पहले इस बात से शक था कि जीते जी चला जाए। ये कैसा था कि जो चीज़ मेरी होती है मैं उसे अपने साथ रखता हूँ, और जब मेरा दिल भर जाता है तो मैं उस चीज़ को किसी और के कबिल नहीं छोड़ता। मुझे नहीं लगा था कि वह तुम्हारे बारे में भी इस तरह सोचता होगा, लेकिन उसकी बहुत पुरानी आदत मुझे पसंद होती थी। वह इस्तेमाल के बाद उसको ख़त्म कर देता था, चाहे वह कोई फ़ोन हो, चाहे कोई बड़ा सूट हो, या कोई बड़ी गाड़ी हो, जबकि वह चीज़ बिल्कुल ठीक होती थी। मुझे लग रहा था कि उसने तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा किया होगा। तुमने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि मुझे क्या पता था कि वह मेरे साथ ऐसा कर चुका है। अब मेरा क्या होगा? मेरी माँ ने कहा कि राहुल को ये सब नहीं बताओ और उससे शादी कर लो, लेकिन मैंने बता दिया। वह कहता है कि इलाज करवाएंगे, पर अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। अब उसका मेरे लिए प्यार ख़त्म हो रहा है। मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी आवाज़ भी बदल गई है, मेरी शरीर ख़राब हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल में बस अपनी बात को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। वह मुझसे शादी कभी नहीं करेगा। अब तो वह शादी की बात भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मेरा आप सबसे सवाल है, मैंने अपने बूढ़े पति के साथ ऐसा क्यों किया था, जो मुझे उसको इस दुनिया से भेजने की सज़ा मिली। लेकिन उस वक्त तो मैं उसके साथ ठीक थी, फिर भी वह मेरे साथ ये सब कुछ करता रहा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में भी रखा और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद भी करता रहा। अब मैं पता नहीं कब मर जाऊंगी, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। उसने भरी जवानी में ही मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। आप लोग बताएंगे क्या किसी औरत के साथ इस तरह करना चाहिए? जो मैंने किया वह गलत था, लेकिन वह तो पहले से ही मुझसे दुश्मनी निकाल रहा था। मुझे तो नहीं पता कि मैं उसके लिए बुरी थी। फिर भी वह मेरे साथ ये सब कुछ किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी में भी रखा और मेरी ज़िंदगी को बर्बाद भी किया। अब मुझे पता नहीं कब मर जाऊंगी।